सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में दी गई कहानी बड़े भाई साहब, जिसे अमर कथाकार प्रेमचंद ने रचा है। हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे सर्वप्रथम ऐसे कथाकार थे जिन्होंने साहित्य को उसकी वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। प्रेमचंद की कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है। बड़े भाई साहब कहानी समाज में समाप्त हो रहे कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास मात्र है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो लेखक स्वयं, दूसरे उनके बड़े भाई साहब। लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलते कूदते ज्यादा, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते, परंतु वह खेल के मोह का त्याग नहीं कर पाते। दूसरी ओर बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। दिन रात किताबें खोल कर बैठे रहते, ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद भी वे कक्षा में फेल कर जाते थे। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी करते थे। वे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी मानते थे। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों तथा किताबों पर चित्र बनाया करते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो छात्रावास से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कर अपने समय को बर्बाद करना है तो बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ और वहां जाकर गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की मेहनत की कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो तुरंत जाकर पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन कभी नहीं करते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहते थे। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई
का लेखक पर दबाव कमने लगा था। एक दिन लेखक सुबह के समय खेल कर लौट रहे थे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड टिक नहीं पाया तो तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चिताया। उन्होंने ऊंची कक्षाओं के विषयों पर भी टिप्पणी की। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम भी किया था और लेखक ने ज़्यादा नहीं, फिर भी लेखक पास हो गए। लेखक को बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक ही वर्ष का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का असर है कि वे दनादन पास हो जाते। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना भी बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक छात्रावास से दूर पतंगे लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़कर उन्हें गुस्से से अपने साथ लाते हुए कहते हैं, तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में तो 8वीं पास लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते थे, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को अपने अनुभव का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा अनुभव तुमसे ज़्यादा ही रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत ही पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके अनुभवों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक पतंग उड़कर उन लोगों के ऊपर से गुजरा। क्योंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और छात्रावास की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। बच्चों, इस प्रकार यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कामों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। वर्तमान युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है, परंतु आदर्शों को भूलता जा रहा है। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्शों को छोड़ चुके हैं। हमारे लिए आज भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। धन्यवाद।